मैं मनोज कुमार गर्ग, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। आपने दूसरी वीडियो में गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो नेट आवेश के अंदर है उसका 1/ε0 गुना ये उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है। नेट आवेश का मतलब है कि उस पृष्ठ के अंदर मान लिया अकेला आवेश ना होकर 2-4 आवेश हैं, तो नेट आवेश प्लस वाले एक साथ आप ऐड कर लें, माइनस वाले आप एक साथ ऐड कर लें और उनमें से माइनस करके तब देख लें कि कौन सा बच रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रमेय का उपयोग करते हुए गॉस की प्रमेय का हम 2-3 चीज़ों में देखेंगे इसका क्या उपयोग होता है। सबसे पहले देखेंगे हम अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक तार है अनंत लंबाई का। अनंत लंबाई का मतलब आप लगा के चलें कि उसकी लंबाई काफ़ी अधिक है और उसकी मोटाई काफ़ी कम है। अनंत लंबाई का मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई ही बहुत अधिक है, काफ़ी अनंत लंबाई का मतलब लंबाई उसकी अधिक है और मोटाई उसकी कम है। अब मान लिया हमारे पास एक तार है और उस तार पर प्लस Q आवेश है। और इस तार के पास R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालेंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि गॉस की प्रमेय लगती है गॉसियन पृष्ठ के लिए, यानी किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए। तो पहले हमें इस P से जाता हुआ एक ऐसा पृष्ठ खींचना होगा जो गॉसियन पृष्ठ का कार्य करेगा, वो काल्पनिक पृष्ठ। तो अब हम इससे जाता हुआ एक पृष्ठ खींच लेंगे, बेलनाकार पृष्ठ। कैसा पृष्ठ? बेलनाकार। आप ये माने कि एक मेरे पास टीन का डिब्बा है, कोई 2 किलो 3 किलो के जो बाजार से आता है पेंट का डिब्बा, और उसके नीचे से मैंने ऊपर भी और नीचे भी छेद किया और बीच में से वो तार गुजार दिया। तो वो ये डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा, उसके बीच से ये तार गुजर रहा है। अब ये जो तार इसके अंदर आ गया, इतना तार, लंबाई इसकी L मान ली, तो तार भी इसके अंदर कितनी लंबाई का आएगा? L लंबाई का। अब इस P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, लेकिन ध्यान दें आप, इस बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार जो मैंने ये आकृति बनाई है, इसमें कितने पृष्ठ होंगे? 3 पृष्ठ होंगे। एक तो ये वक्रीय पृष्ठ चारों ओर का, और एक ये ऊपर का ढक्कन, और एक नीचे का आधार। तो 3 पृष्ठ होंगे। इसमें से ये तो वक्रीय पृष्ठ होगा चारों ओर का, और ये ऊपर और नीचे ये दोनों समतल पृष्ठ होंगे। अब एक वक्रीय पृष्ठ पर लिया, देखो क्षेत्रफल अवयव dA, तो इस dA पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा dA, वे दोनों एक ही दिशा में होंगे। और इस अवयव पर लें तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तो इधर को होगी और क्षेत्रफल वेक्टर dA वो क्षेत्रफल के लंबवत इधर को होगा। तो यहाँ तो दोनों के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री, और यहाँ दोनों के बीच कोण थीटा कितना है? 0 डिग्री। अब हमें सूत्र पता है कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E
ये बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा, ई डॉट डी ए, थीटा है 0 हमारे पास, तो ई डी ए कोस 0 और कोस 0 का मान 1, तो ई डी ए ये इस क्षेत्रफल अवयव से, यानी इस क्षेत्रफल, छोटे से इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया, लेकिन हमें तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेना है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका इंटीग्रल कर दें। ई और पृष्ठ समाकलन कर दें डी। अब जरा ध्यान दें आप, हमें इस डी का इंटीग्रल करना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे क्षेत्रफल है इन्हें सारों को जोड़ना है। अब जब हम इन छोटे छोटे अवयवों को जोड़ेंगे डी ए, तो इसमें ये सारा वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अब इस बेलन का वक्र पृष्ठ आपको पता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ हमने लंबाई कितनी ले रखी है एल, त्रिज्या यही रहेगी जो दूरी है आर, तो इसलिए ये जो इंटीग्रल करके आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब ध्यान दें, वैसे तो संपूर्ण पृष्ठ आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन जो अभी बताया ये जो ढक्कन है और जो ये इसकी तली है, इन पर ये ई और डी ए परस्पर लंबवत हैं, इनके बीच कोण कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो ई डी ए कोस 90 कितना हो जाएगा 0। तो 0 होने का मतलब है ना ही ढक्कन से और ना ही इस तली से कोई फ्लक्स गुजरेगा। तो जब इनसे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो ये क्षेत्रफल हम काउंट नहीं करेंगे, हम केवल कौन सा पृष्ठ लेंगे, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ 2 पाई आर एल। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि जो गुजरने वाला इस काल्पनिक पृष्ठ से फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन अब देखो Q तो इस पूरे तार पर आवेश की मात्रा है Q, लेकिन हमें चाहिए इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश, और अगर इस पृष्ठ से जो घिरा हुआ आवेश है वो केवल कितना मान लें Q डैश, तो इस फाई ई की जगह हम लिख सकते हैं Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय से, और ये इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब जरा देखें, अगर इस तार की एकांक लंबाई पर आवेश वो लैम्डा है, इसे कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व ये बराबर है लैम्डा। एकांक लंबाई पर आवेश है लैम्डा, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है एल, तो एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, तो एल लंबाई पर आवेश एल लैम्डा। तो ये इतने तार पर आवेश आया जो तार इस पृष्ठ से घिरा हुआ है, और वो मैंने क्या मान रखा है Q डैश, तो ये Q डैश किसके इक्वल हो जाएगा एल लैम्डा, तो Q डैश की जगह एल लैम्डा रख दें। एल से एल कैंसिल, तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया तार के निकट आर दूरी पर। अब देखो इसमें जब मान रखेंगे तो मान रखते समय इनके सबके अलग अलग मान रखे जाएंगे, लेकिन हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है 9 × 10 की घात 9। तो अगर मैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के रूप में कन्वर्ट कर लूँ तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए तो 2 से ही ऊपर कर देंगे 2 लैम्डा अपॉन आर। तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखी जाएगी 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आ रही है बात। दिशा सदिश राशि है तो दिशा भी होगी। अब देखो ये तार है तो इस तार के कारण यहाँ निकालनी है तो दिशा इधर को हो जाएगी, इस तार के कारण यहाँ निकालनी है तो दिशा इधर को हो जाएगी,
इस तार के कारण यहाँ निकालनी है तो दिशा इधर को हो जाएगी, इस तार के कारण यहाँ तो दिशा ये बाहर की ओर, तो ये कहलाएगी त्रिज्यतः है बाहर की ओर। क्या कहलाएगी? त्रिज्यतः है बाहर की ओर। और अगर इस पर प्लस की जगह ये माइनस आवेश हो तो फिर अंदर को, तो वो होगी त्रिज्यतः है अंदर की ओर। सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देखी अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता हमने निकाली है गॉस की प्रमेय का उपयोग करते हुए। अब हम इसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर, अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक और अचालक आपने पहले पढ़े हैं। चालक जिनमें धारा बह सकती हो, जिनमें पर्याप्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अचालक जिनमें धारा प्रवाहित न हो सकती हो। अब देखो कागज है मेरे पास, तो कागज अचालक है, तो कागज को अगर मैं, ये कागज है मेरे पास अचालक है, तो ध्यान रखना कि जब भी हम अचालक को आवेश देते हैं तो वो फैलता है उसके आयतन में, यानी उसके प्रत्येक कण को आवेश मिलेगा। और अगर कोई चालक है, मान लिया ये लोहे की सीट होती, तो लोहे की सीट होती तो जब मैं इसे आवेश देता तो वो इसके पृष्ठ पर फैलता, तो इधर भी फैल जाता है और इधर भी फैल जाता है, उसका भी हम देखेंगे अभी। लेकिन अचालक है तो अचालक के हर बिंदु पर, तो जैसे ये कागज है तो इस कागज के बस हर बिंदु पर आवेश होगा, तो यानी आवेश की कितनी सतह बन जाएगी? एक सतह। कितनी सतह? एक सतह। अब इस सतह के पास मुझे देखो ये अनंत विस्तार की है और मैंने इसे आवेश दे दिया, तो वो आवेश इसके हर कण पर फैला हुआ है। तो ये आवेश की एक सतह बन गई। अब इसके पास ये ऐसे सतह बन गई और इसके पास मुझे यहाँ r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस प्लेट से r दूरी पर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है r दूरी पर, इधर कहीं भी हो सकता है। तो r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। तो मान लिया इससे r दूरी पर, आप ये ध्यान दें ये प्लेट ऐसे खड़ी हुई है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही होगी लेटी हुई प्लेट है, ये लेटी हुई नहीं है, ऐसे खड़ी हुई है बिल्कुल प्लेट ये। और उससे r दूरी पर ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है, मैं क्या होगा। अब इस P से जाता हुआ भी, क्योंकि गॉस की प्रमेय फिर बताया था अभी कि गॉस की प्रमेय लगाने के लिए हमें गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा। तो गॉसियन पृष्ठ यानी जो आवेश को घेरे हुए, अब इससे जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो कैसे खींचोगे? अब की बार इस छेद में से, इस पृष्ठ में से छेद करके ऐसे गुजरता हुआ, पहले जो हमने लिया था तार के कारण तो वो बेलन खड़ा हुआ लिया था, अब की बार बेलन ऐसे लेंगे, लेटा हुआ बेलन, जो इसमें से आर पार हो जाएगा। और उसके जो दोनों समतल सिरे हैं, वो तो अब की बार ये रहेंगे दोनों समतल सिरे, और वक्र पृष्ठ ऐसे रहेगा, ये वक्र पृष्ठ ऐसे रहेगा और समतल सिरे यहाँ रहेंगे। ठीक है, ये जो इसे पृष्ठ को काटेगा उतना ही क्षेत्रफल काटेगा जितना क्षेत्रफल ये लिया मैंने, और मान लिया ये क्षेत्रफल A है, इधर भी A है, इधर भी A है। सबके क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी देखो, इस समतल पृष्ठ पर अगर मैं P के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव लूँ dA, तो इस dA के लिए E वेक्टर और dA वेक्टर A की दिशा में होंगे। इधर लूँ तो इधर भी इस बिंदु पर E और dA A की दिशा में होंगे। लेकिन जो वक्र पृष्ठ है चारों ओर का, ये वक्र पृष्ठ,
इस वक्र पृष्ठ पे अगर मैं कोई भी क्षेत्रफल अवयव लूँ DA, ये DA, तो इस DA पर अब देखो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर को होगी E और DA इसके लंबवत इधर को होगा, तो इनके बीच अब कोण कितना आ गया भैया 90 डिग्री, और इनके बीच यहाँ कोण कितना था 0 डिग्री। तो तार में और प्लेट में अंतर आपकी समझ में आया होगा। तार के कारण जब हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा था तो उस गॉसियन पृष्ठ में जो बेलनाकार पृष्ठ था तो वहाँ पर फ्लक्स गुजर रहा था वक्रीय पृष्ठ से, और यहाँ पर अब फ्लक्स गुजरेगा केवल इन समतल पृष्ठों से, वक्रीय पृष्ठ से नहीं गुजरेगा। ठीक है, अब देखें फिर वही इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला अगर मैं फ्लक्स देखूं d फाई E, तो वही E डॉट DA यानी E DA कोस थीटा, E DA कोस 0, और कोस 0 का मान 1 हो गया तो E DA। ये तो छोटे से क्षेत्रफल अवयव से आया, लेकिन देखना है अब मुझे पूरे से। तो जब पूरे पृष्ठ से देखूंगा मैं तो फाई E इक्वस टू, फिर इसका इंटीग्रल कर दे पृष्ठ इंटीग्रल, तो E तो बाहर आ जाएगा। अब इसमें वो क्षेत्रफल लेना है टोटल इस बेलन का जिससे फ्लक्स गुजर रहा है। कौन सा लिया जाएगा अभी बताया था, वक्र पृष्ठ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ के किसी भी क्षेत्रफल अवयव पे 90 डिग्री कोण है E और DA के बीच, तो वक्र पृष्ठ से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल किससे गुजरेगा समतल पृष्ठों से। तो इधर का भी A और इधर का भी A, तो A जमा A कितना हो गया 2A, तो ये हो गया E इंटू 2A। अब गॉस की परमें लगानी है, तो गॉस की परमें क्या कहती है कि जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो फिर वही कि ये Q आवेश तो इस पूरी चादर पर है, लेकिन मुझे तो वो चाहिए जो इसके पृष्ठ के अंदर आ रहा है इतने क्षेत्रफल पे। तो इतने क्षेत्रफल पे जो आवेश पड़ रहा होगा उसे अगर मैं Q डैश ले लूँ तो जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो होगा Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वस टू E इंटू 2A। अब इसमें आता है एक आवेश का पृष्ठ घनत्व। ये बराबर होता है सिग्मा के एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा। एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा ये होती है, ये सिग्मा। तो एकांक पृष्ठ पर यानी एकांक क्षेत्रफल पर तो आवेश हुआ सिग्मा, और ए क्षेत्रफल पर ये ए क्षेत्रफल है तो ये भी तो ए क्षेत्रफल होगा, तो इस ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा वो होगी सिग्मा इंटू ए, और जो ए क्षेत्रफल पर मैंने आवेश माना है वो माना है Q डैश, तो Q डैश की जगह अब की बार क्या लिख देंगे सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वस टू E इंटू 2A। ए से ए कैंसिल, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो E इक्वस टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये आई हमारे पास अचालक प्लेट के निकट या अचालक चादर के निकट। चादर या प्लेट कहने का मतलब है कि उसकी मोटाई नगण्य है क्षेत्रफल के सापेक्ष। कागज़ मैंने लिया था अभी, तो इस कागज़ की जो मोटाई है वो कागज़ की मोटाई जो है वो नगण्य है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं मोटाई, तो इसलिए इसे प्लेट कहा है। तो इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एक बात आप ध्यान दें, इसमें अब कहीं ए तो नहीं आया है, तो ए क्षेत्रफल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो मैं बेलनाकार पृष्ठ खींच रहा हूँ गॉसियन पृष्ठ, ये मैं कितना भी बड़ा ले लूँ, क्योंकि क्षेत्रफल तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो मैं कितना भी बड़ा लेके इसे सिद्ध कर सकता हूँ, इसमें वो क्षेत्रफल आने वाला नहीं है। ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई अचालक प्लेट के निकट। अब हम अचालक की जगह लेंगे चालक प्लेट के समीप। किसके समीप? चालक प्लेट के समीप। बस थोड़ा सा अंतर है, जरा ध्यान दें। ये बाहर तो नहीं गया था। अगर हम अब चालक प्लेट के समीप लें, चालक में मान लें यही लोहे की सीट है,
तो जब मैं इसे आवेश दूंगा तो वो इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा। तो अब कितनी सतह बन गई आवेश की? 2 सतह बन गई। अचालक में आवेश की कितनी सतह बनी थी? 1, लेकिन चालक में कितनी सतह बन जाएंगी? 2। बस यही अंतर है। ये मान लो तुम, ये वो प्लेट है, तो इसमें एक सतह तो इधर बन जाएगी प्लेट के और एक सतह इधर बन जाएगी। इन्हें 1 और 2 कह लो मैं सतह को। अब मुझे फिर इसके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है P दूरी पर, सॉरी R दूरी पर, बिंदु P पर। अब देखो ये बिंदु P इस सतह से भी R दूरी पर और इस सतह से भी कितनी दूरी पर? R दूरी पर, क्योंकि इसकी मोटाई तो नगण्य है। और एक सतह के कारण अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, वो कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो अगर मैं प्लेट 1 के कारण, दूसरी बात प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है, तो E1 इधर को आ गया। और सेकंड सतह के कारण देखूंगा मैं, तो सेकंड सतह के कारण भी कहाँ को होगी? दूर की ओर। इधर अगर देखो आप, इस प्लस के कारण इधर को और इसके कारण वो भी इधर को, तो इसमें भी दोनों की दिशा एक ही है। तो प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो अगर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E देखनी तो दोनों एक ही दिशा में है, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। किसका अंतर आया? 2 का। तो अचालक प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और जो चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। चालक में ध्यान रखेंगे कि आवेश उसके पृष्ठ पर फैलेगा, पूरे पृष्ठ पर, और अचालक में ध्यान रखेंगे उसके संपूर्ण आयतन में फैलेगा। हर कण तक आवेश जाएगा। लोहे का एक गोला आपके पास है, तो लोहे का गोला है, अगर आप उसे आवेश देंगे तो उसके पृष्ठ पर फैलेगा। लेकिन अगर वही गोला लकड़ी का है तो जब उसे आवेश देंगे तो केंद्र तक जाएगा उसके आवेश, उसके केंद्र वाले कण तक भी आवेश जाएगा। हर कण के पास आवेश होगा, संपूर्ण आयतन में आवेश फैलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम 2 प्लेटों के बीच। दो अचालक प्लेटों के बीच और बाहर 2 समान परंतु विपरीत आवेशित अचालक प्लेटों के बीच व बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब की बार हमारे पास 2 प्लेटें हैं, समान परंतु विपरीत, यानी एक पे पॉजिटिव आवेश है और एक पे निगेटिव आवेश। अब पहले हम इनके बीच देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ बिंदु P पर
अब देखो बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर को होगी और माइनस के कारण वो पास की ओर होती है, तो माइनस के कारण भी इधर को ही होगी E2। तो दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में है। और हमने अभी देखा था कि एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और दूसरी प्लेट के कारण E2 इक्वल्स टू वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि पृष्ठ घनत्व तो दोनों पे समान है। तो जो दोनों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आएगी, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ऐड हो जाएंगे, तो E इक्वल्स टू आएगी E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इनका प्लस आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये और ये देखें आप तुलना करके, तो यानी चालक प्लेट के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ही दो अचालक प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये इस बात पे निर्भर नहीं करती कि ये बिंदु हमने दोनों प्लेटों के बीच कहाँ लिया है। यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इसमें दूरी r तो कहीं को आ ही नहीं रही सूत्र में, केवल आवेश का क्या आ रहा है पृष्ठ घनत्व। अगर इन पे आवेश ज़्यादा होंगे तो सिग्मा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। अगर आवेश कम होंगे तो वैद्युत क्षेत्र का इसका मान सिग्मा का मान क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। अगर प्लेटों के बाहर लेंगे बिंदु, देखो यहाँ लें P डैश, तो प्लस वाली प्लेट के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर और माइनस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास की ओर। तो अब की बार E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में, किस में है, दोनों विपरीत दिशाओं में है। अच्छा, दूरी पर तो निर्भर करेगा ही नहीं, तो E1 और E2 के मान यही होंगे सेम। E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और E2 भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। लेकिन हैं दोनों विपरीत दिशाओं में, तो अगर परिणामी E देखें तो वो कितना बैठेगा, शून्य। कितना बैठेगा, शून्य। तो इसीलिए दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0, चाहे वो बिंदु आप इधर लो और चाहे वो बिंदु इधर लो। मान लिया इधर लेते हैं आप बिंदु, तो प्लस के कारण इधर को और माइनस के कारण पास की ओर। तो अब की बार भी दोनों विपरीत दिशाओं में है, मान सेम है, दिशाएं विपरीत है और परिमाण समान है, तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब भी कितनी होगी, शून्य। सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और एक सूत्र आपने और पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू वो होता है V अपॉन D। V का मतलब है दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर और D है दोनों प्लेटों के बीच दूरी। तो इससे जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति, और दूरी का मात्रक मीटर। और यहाँ से E का मात्रक लिखा था हमने न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों एक ही राशि के मात्रक हैं, दोनों आपस में समान हैं। लेकिन विमाएँ दो नहीं होंगी, विमा एक ही होगी। मात्रक कितने भी हो सकते हैं एक ही राशि के अलग अलग रूपों में, लेकिन विमा सबकी क्या होगी, आपस में समान होगी। तो आज हमने तार के कारण अनंत लंबाई के, अचालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण और दो अचालक प्लेटों के बीच और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब के व्यंजक देखे गॉस की प्रमेय के उपयोग करते हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने सब में निकाली है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के क्या क्या सूत्र हमारे पास आएंगे। सबके समझ में ऐसा आशा करता हूँ कि आ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।